देखो ये ना, ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे बोर्ड का सिलेबस हो चाहे कोई भी। इसमें 11th वाला बच्चा अगर कोई अटेंड कर रहा है ना, तो बस ये ध्यान रखना कि इसको सुनना जरूर है, करना जरूर है, इसके क्वेश्चन अभी होंगे। तो मतलब इसके इससे तुम्हें हाइब्रिडेशन के बारे में ना एक तरह से ये मान सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी का एडवांस है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डिटेल सारी पता लगेगी इसके अंदर। तो उसके थ्योरी दी गई है चार। पहली थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरूर करनी है। इसको इसको तरीके से देखना। बिल्कुल स्टार्टिंग में थ्योरी होती है, क्या पता कम समझ आए, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। करना जरूर है इसको, इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अंदर क्या है, वीबीटी। ये पॉलिंग ने दी थी 1931 में। 1931 में पॉलिंग ने दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने थ्योरी दी थी, अपनी वर्नर्स थ्योरी। और जो तुमने एमओटी पढ़ा है वो 1932 में दी गई थी 11th क्लास में। वो 1932 में दी गई थी, तो उसको समझने की कोशिश करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी, जिसको करना ना प्रॉपर तरीके से। तो 11th में ही इस थ्योरी को पढ़ लेना, हालांकि ये 12th के कोर्स में है। तो इसमें तो क्या देखना है, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला वीबीटी के अंदर इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या पॉइंट्स है। पहला, सेंट्रल मेटल एटम जो है, इट डिसाइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इट गिव्स ट्रांसफर। सीएमए सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए सेंट्रल मेटल एटम गिव्स इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे अगर मान लो Fe3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। आयरन जो है 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन स्टेट। दूसरा, सीएमए सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, प्रोवाइड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स देगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 ही आएगा ज्यादातर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो तुम्हारे पास 1s, 3p, 2d, ये वेकेंट मिल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा। 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3d2। इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सब जब एग्जांपल लूंगा ना तब क्लियर होंगे ज्यादा। और थर्ड, लोन पेयर इसके अंदर काउंट नहीं करते। लोन पेयर जो है इट इज स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होता है क्योंकि ये n-1d में होगा और ये अंदर की तरफ है। जैसे वेस्पर में तुम 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर लिखते हो, इसमें लोन पेयर लेने नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इनएक्टिव होते हैं। ये n-1d सबशेल में होंगे जो कि अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए इसको काउंटर नहीं करना। लोन पेयर क्या है, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसके अकॉर्डिंग लीगेंड्स जो हैं दो तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लीगेंड्स और ऑफ टू टाइप्स। एक बोला इसने एसएफएल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे। वीक फील्ड लीगेंड जिसके अंदर ऑक्सीजन, हेलोजेंस और सल्फर डोनर होता है। तो इसमें कार्बन, ये भी ध्यान रखना कि कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ऑक्सीजन इधर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ये वीक फील्ड लीगेंड के अंदर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है वो सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी मेटल एटम है ना, उसके साथ एसएफएल जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ सकती है, इससे बढ़ जाती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा। वीक फील्ड लिगेंड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती उसके साथ। सही ना? तो ये लिगेंड दो तरीके हैं और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीबीटी है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी। डिफरेंशिएट कर दिया था किसने आगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने, जो सीएफटी के अंदर दी हुई है।
जो सीएफटी के अंदर दी हुई है। हालांकि सीएफटी ने उसका कोई रीजन नहीं दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, लेकिन हाँ दी है सीएफटी के अंदर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। वो आगे पढ़ेंगे अभी। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ, इसको ध्यान सुनना, फिफ्थ पॉइंट को यहां पे अब ध्यान सुनना, इसको मिस नहीं करना, इसी से पूरा, इसी से रिलेटेड है पूरा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो लीनियर शेप होती है, सबको पता ही है। 2 पे लीनियर शेप, 3 पे ट्राइगोनल प्लेनर शेप, 4 पे और 6 पे बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं 6 बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 6 बॉन्ड्स बने हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, 6 लीगेंड्स है। तो उस केस में हाइब्रिडेशन एक दो तरीके की होती है। एक, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा जनरली, तो sp3d2 आती है। क्या आएगी? sp3d2। इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये, एक मिनट, सार्थक आ गए हैं? सार्थक, यस सर, यस सर। हाँ एक बार देख ले, ये बस यही सुन ले लाइन, अब पीछे का बाद में देख लियो तू लेक्चर से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब क्या है, जैसे तुमने, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन अगर लीगेंड मैं बात करूं कम्प्लेक्स की, तो तुम ऐसे बोलोगे, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Fe के साथ 6 साइनड आयन है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इस केस में अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडेशन sp3d2 भी हो सकती है। दूसरा, sp3d2 भी हो सकती है। ये जनरली कब होगी? जब लीगेंड वीक होंगे, वीक फील्ड लीगेंड होगा तो होती है। और d2sp3 भी हो सकती है। ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये होगी d2sp3। और sp3d2 का मतलब है, जैसे 4s, ये मान लो ऐसे है, 4s, 3d, 4p, 4d, ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है, ये 4d है, ये 4d है। तो sp3d2 कब होगी? जब जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, यानी sp3d2 ऐसे s, मैंने कल रख दिया है, p तो 3 आएंगे ना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकेंगे। ये दोबारा देख लेंगे एक बार। देखो, पहले 3d आएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, फिर 4d, 3d, 4s, 4p, 4d। देखो, अगर 3d इन्वॉल्व है, यानी हाइब्रिडेशन ये भरे हुए हैं d2sp3, ये इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो d2sp3 ये वाली, इसमें कौन से ऑर्बिटल हैं? 3d वाले हैं। और अगर ये इन्वॉल्व है sp32, मतलब ये ऐसे है, ये इससे कोई मतलब नहीं हमारा, ये पूरे भरे हुए हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान सकते हो, ये भरा हुआ है ऐसे, इस टाइप से पूरा या पार्शियली फिल्ड है। तो उस केस में ये आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे sp3d2। ये भी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। 4d है ये 4s है, ये 4p है। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d2। इसमें कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं? आउटर डी ऑर्बिटल्स, अभी बताया ना, 4d इन्वॉल्व है, इसमें आउटर डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोलेंगे। आउटर डी ऑर्बिटल्स हैं तो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। और इस केस में इनर डी ऑर्बिटल्स हैं तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। इस केस में आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स को बोलते हैं हाइपोलिगेटेड, हाइपोलिगेटेड कम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है तो बोलेंगे हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल है तो हाइपरलिगेटेड, आउटर ऑर्बिटल है तो हाइपोलिगेटेड। हाइपोलिगेटेड नीचे क्या आएगा? हाइपरलिगेटेड। सही ना, ये कम्प्लेक्सेस आएंगे। इसके अलावा एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, हाइपोलिगेटेड, जो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होंगे, अगर अगर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है तो इसमें स्पिन हाई होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, इनको हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। और इनको जनरली यही है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये वाला अब जो बोल रहा इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स को जनरली क्या बोलेंगे? इसमें इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है डी के, इनको लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बोलते हैं।
लो स्पिन। मैं सारा मीनिंग बताऊंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। बस ये देखना, D2sp3 अगर है तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, sp3 D2 है तो जनरली वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसमें भी जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। एग्जाम्पल लूंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। एक बार इसको तुम याद कर लो जो मैंने बताया अभी। ये थोड़ा 4 क्वाड्रेंट में भी देख लो। अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 है तो क्या होगा, सही ना? 4 क्वाड्रेंट में क्या होगा? जो लिखा है इसको याद कर लेना अभी जल्दी। अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 है, देखो 4 क्वाड्रेंट नंबर, उस केस में दो पॉसिबिलिटीज, या तो हाइब्रिडेशन होगी sp3, 4 है ना, 4 का मतलब sp3, या फिर dsp2। sp3 है, और इन दोनों केस में तो शेप पता ही होगी तुम्हें, ऑक्टाहेड्रल होती है दोनों केस में, शेप ऑक्टाहेड्रल। 4 है तो sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल, इसमें भी 4 है तो dsp2 शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। और डी कौन सा होता है? dx2y2, स्क्वायर प्लेनर। ये और याद कर लेना, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये शेप और याद कर लेना। ये अभी याद कर, एक बार इसको रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा तुम्हें। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। 6 कोऑर्डिनेट नंबर है तो हाइब्रिडेशन sp3 D2 पे होती है, D2 sp3 पे होती है। 4 कोऑर्डिनेट नंबर है तो sp3 और D2 dsp2 होती है। शेप ये होगी, शेप ये होगी। इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनको हाइपर लिगेटेड भी कहते हैं। एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी से पहले। रिवाइज कर लिया सार्थक? सार्थक, सारांश, हाँ जी सर। कर लिया रिवाइज? हाँ जी सर। चलो नोट करना फिर। अब एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे, उससे चीजें क्लियर होंगी ज्यादा। सही है, इससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बस ध्यान रखना, कार्बन और नाइट्रोजन आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये सेंट्रल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ये दोनों अगर हैं। और हेलोजेंस आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, जनरली ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक बॉन्ड बनाएंगे, ये सेंट्रल एटम के पास जाने की कोशिश कम करेंगे। देखो एग्जांपल, पहले एग्जांपल K4FeCN6, ये एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसमें तुम्हें 10 से 12 चीजें पूछ सकता है कि ये 10 से 12 चीजें निकालो। जैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ, सही ना? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। दूसरा इसमें बोलेगा, इसमें आयरन की हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या होगी कंपाउंड की, स्ट्रक्चर क्या होगा,
टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये पूछ सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पूछ सकता है, लिख लेना तो कुछ क्या क्या निकालना है। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, सीएफएसई वैल्यू, सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इसमें। और इसके अंदर मतलब इस टाइप से बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें निकालने आनी चाहिए एक कंपाउंड के बारे में। तो मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ K4FeCN6, सही ना, K4FeCN6। बता सारांश इसके अंदर, डोनर एटम जो है ये सेंटर एटम के अंदर देखना है, सिर्फ सेंटर एटम के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। हाँ, क्योंकि कार्बन डोनर है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन आते ही पहले देखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें? 6। 6 है। इसका मतलब आंसर क्या आना है, sp3d2 या d2sp3, यही आएगा हाँ। आंसर। हम्म, समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर। और फिर भी, और लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो चांसेस किसके ज्यादा है, sp3d2 के d2sp3 के? sp3d2 d2sp3। हाँ, लिगेंड स्ट्रांग है ना तो d2sp3 के चांसेस ज्यादा है, और लिगेंड वीक होगा तो sp3d2 के। तो आधा आंसर पता लग गया कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ, अब इसमें पहले आयरन की स्टेट निकालो। आयरन की स्टेट क्या आएगी, 4 + x - 6 = 0, इंप्लाइज x कितना आ गया, +2, ये तो निकाल लोगे ना। पोटेशियम पे चार्ज +1, साइनाइड पे चार्ज -1, तो स्टेट निकाल लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो इसमें x आ गया +2, x आ गया +2, तो स्टेट यहाँ पे +2 आ गई, तो आयरन +2, ये सबको पता है आयरन +2 क्या होता है, आर्गन 3d6, ध्यान है कि नहीं? हाँ जी सर। 26 था, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो आर्गन 3d6 आ जाएगा। आर्गन 3d6, इसका मतलब ध्यान देना, आर्गन 3d6 ये आ गया। अब आयरन 2+ ग्राउंड स्टेट में, 3d 4s और 4p, 3d 4s 4p, देखा अभी, 3d 4, ये 3d, ये 4s, ये 4p। अब 3d है ग्राउंड स्टेट में, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5। अगर मैं तुमसे पूछता इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट अभी? 4.9 bm। हाँ, हाँ, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो 4.9 के आसपास बोलोगे तुम। क्या समझ आया? हाँ जी सर। और 4.9 आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। रीजन, आयरन 2+, लीगेंड है स्ट्रॉन्ग, बैक पेयरिंग होगी, आफ्टर बैक पेयरिंग। बैक पेयरिंग के बाद क्या होगा, देखो अभी अभी बता रहा हूँ। 3D में दो आयरन 2, ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। हाँ वो भर जाएंगे। आयरन 2+ आफ्टर बैक पेयरिंग, ये हो गई बैक पेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपने आप ही, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इसके बैक पेयर कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्यों? जो लीगेंड है स्ट्रॉन्ग है, वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल एटम के पास जाने की कोशिश करेगा, वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो सेंट्रल एटम, जैसे ये आयरन 2+ था ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, Cn- इसके पास जाने की कोशिश करेगा। जब पास जाने की कोशिश करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इधर पहुंचा देगा, इसको इधर पहुंचा देगा, समझ गए कि नहीं? तो ये ऐसे हो हाँ जाएगा। जी सर। जब भी स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये लाइन डाल दिया करो हमेशा। ये एक्चुअल में T2G लेवल होता है, ये Eg, ये सब समझ आएगा अभी। अब इलेक्ट्रॉन 6 जो भरने हैं ऐसे भरना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6, क्या समझ आ गया ये? डायरेक्ट हाँ जी पेयरिंग सर। स्टार्ट करो, D2sp3। अब देखो हाइब्रिडेशन, अब 6 जगह खाली है, ये 6 जगह। अब सेंट्रल एटम ने वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले जो दूसरा स्टेप लिखवाया था मैंने, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे Cn के, यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां आएंगे और यहां आएंगे, 6 थे ना।
लिगेंड, तो आंसर आ गया D2sp3। क्या समझ आया? हाँ जी सर। यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा CN1, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा। आंसर आ गया D2sp3। और ये आ गई शेप, ये शेप आ गई। Fe6, ये है ना Fe6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टेटल शेप है, और ये 4 माइनस दिखा दो या K+ दिखा दो स्टार्टिंग में, 4 माइनस, ये शेप आ गई इसकी। और अब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट, सारांश, रूट के सारांश क्या होगी अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट? √8। सारांश क्या कर रहा है? तो जीरो नहीं होगी अब, अभी भी जीरो गलत बोल जीरो रहा है। सर। 0 PM जीरो आ जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट। सारे पेड़ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से आ गई? समझा कि नहीं अब? जीरो। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, और तुम निकाल दोगे √24, 4.9, और गलत होगा आंसर वो। 0 आएगा क्योंकि बैक पेयरिंग हो जाती है इसके अंदर, बैक पेयरिंग हो जाती है। अब इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, आउटर डी ऑर्बिटल्स? डी ऑर्बिटल 3D वाले हैं, ये 3D वाले हैं कि आगे 4D वाले हैं? इनर 3D वाले। इनर वाले। तो इसलिए आंसर ये 3D है ना, 3D है ये 3D वाले इन्वॉल्व हैं, तो इनर वाले डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई 0, तो इसलिए लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? ये मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आई है अब। लो स्पिन की हाई स्पिन? लो स्पिन लो स्पिन। कम्प्लेक्सेस, दोनों पॉइंट लिख देना जरूर। ये लो स्पिन कम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है ये, यानी हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स है। लो स्पिन कम्प्लेक्स है, हाइपर लिगेटेड और लो स्पिन। क्या समझ आ गया? एक एक हाँ जी चीज नोट सर। कर लेना, और इसी क्वेश्चन को ना कल 5 बार करके लाना, इसी को, एक क्वेश्चन को समझ करके। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखा करो, क्वेश्चन आते ही कोऑर्डिनेशन नंबर देखते ही पता लग जाएगा, या तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगी या sp3d2 होगी, या तो D2sp3 होगी या sp3d2 होगी। समझ गए कि नहीं? है ये देखना है उसी वक्त, तो उससे यस आंसर सर। मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदाजा लग जाएगा D2sp3 के आसपास है। एक तरीका ये हो गया, इससे ये निकाल दिया सब कुछ, डिटेल स्ट्रक्चर बना दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल ली, हाइब्रिडेशन D2sp3 है, शेप ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल शेप दिखा दी मैंने यहाँ पे, हाई स्पिन कम्प्लेक्स, लो स्पिन कम्प्लेक्स है ये, है ना, लो स्पिन कम्प्लेक्स है ये वाला, हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स है, हाइपर लिगेटेड है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दी मैंने, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन बताना है, और CFSE। उसके लिए तरीका दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्योरी। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, अभी थ्योरी सिखाऊंगा बाद में, तब थ्योरी अच्छे से समझ आएगी, इसलिए पहले क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ मैं। तो CFT से कैसे निकालेंगे आंसर, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ से। CFT से आंसर कैसे निकालेंगे, देखो इधर, CFT से देखो आंसर कैसे निकलेगा। CFT से देखो आंसर कैसे निकलेगा, इसको समझने की कोशिश करना। सर हाँ, सर ये पता कैसे चलता है कि कोई भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है? मैंने बताया ना, कार्बन डोनर अगर है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नाइट्रोजन डोनर तो स्ट्रॉन्ग, हेलोजन, सल्फर और ऑक्सीजन वीक। समझा? बताया वो अच्छा सर। स्टार्टिंग में। आप देखेंगे एक बार CFT से सेम आंसर कैसे निकलते हैं। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, अभी तुम पढ़ रहे हो कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ध्यान देना। CFT से इसके लिए जो डी ऑर्बिटल्स है ना, ये वाले थे, एक बार देखो, एक मिनट, ये डी ऑर्बिटल्स 5, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही लीगेंड इसके पास, ये 6 लीगेंड्स आते हैं ना इसके पास, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं दो में, ये दो में स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे, ये दो यहाँ पे और 3 नीचे, ये 5 डी ऑर्बिटल्स, इसकी डीजनरेसी थी 5 फोल्ड, ये 5 फोल्ड डीजनरेट थे। और जैसे ही लीगेंड्स आए इसके पास, तो इसकी डीजनरेसी हो जाती है स्प्लिट, 3 नीचे और 2 ऊपर। जो 3 नीचे ऑर्बिटल है इनको बोलते हैं T2G। ये समझ लेना ढंग से, सारी VBT और CFT के थ्रू आंसर कैसे निकलता है। ये EG, ये T2G, ये EG, यहीं से ये दो चीजें निकलेंगी, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन और CFSE वैल्यू। तो अब स्प्लिट हो गए, T2G लेवल में क्या क्या होता है, DXY, DYZ, DXZ, ये होते हैं। और EG लेवल में क्या होता है, EG लेवल में DX2Y2 और DZ2, ये दो होते हैं।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरे जाएंगे। 3d6 था, आयरन 2 प्लस क्या था, आर्गन 3d6, याद है कि नहीं? हाँ जी सर। ये है ना। और ये वाली वैल्यू लिगेंड स्ट्रॉन्ग, तो ये डिफरेंस ज्यादा कि नहीं, डेल्टा ओ कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये वैल्यू ज्यादा की कम? ज्यादा। ये है ज्यादा। बेरी सेंटर, ये बेरी सेंटर, ये बेरी सेंटर। और जो एवरेज एनर्जी लेवल से डिस्टेंस होगा, ध्यान देना, जो डिस्टेंस होगा नीचे, जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा नेगेटिव में, ये होता है -0.4 डेल्टा ओ इज इक्वल टू -4 DQ, डेका क्वांटम, -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ लिखा ना ऊपर मैंने यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है -0.4 डेल्टा ओ। और ये जो इधर आया है, इसी को बोलते हैं -4 DQ, एक ही बात है, -4 डेका क्वांटम। और जो बढ़ी है एनर्जी, वो ज्यादा वैल्यू से बढ़ी है, वो बढ़ी है 0.6 डेल्टा ओ से, 0.6 डेल्टा ओ से, विच इज इक्वल टू 6 DQ, विच इज इक्वल टू 6 DQ। क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। अब देखो इधर, अब डी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा की कम, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ होता है ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये लाइन है, डेल्टा ओ ज्यादा होगा ना, और वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पी। लेस देन पी। हाँ, तो एसएफएल के लिए डेल्टा ओ ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा, जब ये वैल्यू ज्यादा, तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान रखना, 3d6, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे, अब चौथा देखना है अब तुम्हें, चौथा ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे नीचे आएगा। आ गए। हाँ नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए पेयरिंग चौथा ऊपर एनर्जी नहीं का, जाएगा, हाँ। नहीं तो पहले हम भरते थे ऐसे 1 2 3, चौथा यहीं भरते थे ना। अब चौथा यहां नहीं भरना, चौथा यहां भरना है, T2G लिखवाया था जो मैंने, मार्क किया था ना, T2G होता है यहां तक, तो चौथा नीचे आएगा, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा नीचे, सातवां होता तो ऊपर ही आएगा, सातवां तो ऊपर ही आएगा, कुछ कर ही नहीं सकते अब, सातवां ऊपर आठवां ऊपर। हाँ जी सर। क्या समझ आ गया ये इसके अकॉर्डिंग? यस सर। समझ आ गया? अब ये, यस अब सर। यहां से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू है? सारांश बोल, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू है? CFS की वैल्यू कितनी है, -0.4 है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो -0.4 वन। डेल्टा हो नीचे की तरफ, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी वैल्यू? 2.4। टू। 2.4। वन। -2.4, -0.4 डेल्टा हो इंटू 6। और कितने इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पेयरिंग कराई है हमने, इसमें एक पेयर तो था पहले से, तीन। देखो इधर, 3 नहीं 2, एक पेयर तो ये रहा ना, ये पहले से ही दो। है, 2 को पेयर कराना जबरदस्ती, तो -0.4 डेल्टा हो इंटू 6 प्लस ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी। क्या समझ आया? हाँ जी सर। बस ये चीज अगर आ गई, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है ये, -0.4 डेल्टा ओ इंटू 6 प्लस ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी, प्लस ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी, ये समझ आना चाहिए जरूर ढंग से। क्या पूरा क्वेश्चन समझ सर आ ये गया है? ये हाँ बोल सर एस एफ एल सार्थक। और डब्ल्यू एफ एल की फॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तूने पूरी ओके क्लास सर। अटेंड नहीं की क्या अभी? नहीं सर, तभी से तो कर रहा हूँ, जब 10 मिनट बाद समय आ गया। अच्छा सही, अभी समझ आ गया कि नहीं है? तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या है इसमें, T2G, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? है। 6। T2G है। होता है ट्रिपली, ट्रिपली डी जनरेट, T2G 6। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। जीरो। 0, तो EG 0। क्या समझ आ गया डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन? ये है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, T2G 6, EG 0। क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। और CFS की वैल्यू ये रही, क्या समझ आ गया? आगे समझ कि नहीं? हाँ जी सर। ये आ गया ना। बस ये चीज बतानी थी तुम्हें, ये वाला एग्जांपल 5 बार करना कम से कम, एक ही एग्जांपल को, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। सारी चीज तुमने निकाल ली, एक बार इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो जल्दी से, एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देखो और लिखो ढंग से, कोई चीज छोड़ना मत इसको। सर एक बार EG 0 कैसा आया? इलेक्ट्रॉन थे ना, 6 के 6 भरे हुए हैं, ऊपर EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अच्छा 6 अच्छा ही तो अच्छा। इलेक्ट्रॉन।
कर लिया इस क्वेश्चन को ढंग से? हाँ जी सर। इसको 5 से करना है एक ही क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे मान लो K4FeF6 होता है सारांश, अगर यहाँ पे FeF6 होता हाँ जी तो सर। क्या बैक पेनिंग होती? नहीं सर। तब तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 ही आता कि नहीं? हाँ जी सर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? 1 2 3 4 सिंपल। 5 और नीचे 6, समझा? हम्म। तो नीचे कितने हैं? 4। तो -0.4 डेल्टा ओ इंटू 4। ऊपर कितने हैं? 2। तो +2 इंटू 0.6 डेल्टा ओ। और पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर, बैक पेयरिंग नहीं हुई। हाँ। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। देखो उधर, जैसे ये 5 है, ऊपर 2, नीचे 3। अगर SFL है, विद SFL, ये ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, दूसरा नीचे आएगा, तीसरा नीचे आएगा, ऐसी भरना इलेक्ट्रॉन। SFL है तो ये डेल्टा ओ लार्ज, डेल्टा ओ लार्ज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। 1 2 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे, 7 ऊपर, 8 ऊपर, 9 ऊपर, फिर 10 ऊपर। क्या समझ आया? 7 9 है ये, 79 पढ़ना इसको, 8 और 10 है ये। और ये 1 है, 1 2 3 पहले भरे जाएंगे, फिर 4 5 6 7 ऊपर, 8 ऊपर, 9 ऊपर, 10 ऊपर। क्या समझ आ गया? विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाँ जी सर। यस सर। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ये 5, 2 ऊपर, dx2 y2 और dz2, 3 नीचे, 3 नीचे, 3 नीचे आएंगे और ऐसे भरा जाएगा। इसमें देखो कैसे भरा जाएगा। ये डेल्टा ऑफ क्या होगा? लेस देन पेयरिंग एनर्जी। लेस देन एनर्जी पेयरिंग। रिक्वायर्ड, हाँ, लेस देन पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल ऑर्बिटल। देखो उधर, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा आपका आएगा, चौथा कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर। एनर्जी कहाँ है ना, ऊपर आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर, पांचवा ऊपर, छठा कहाँ आएगा अब? नीचे। छठा नीचे आएगा, है ना, 1 6 आ गया यहाँ पे, छठा नीचे, सातवां नीचे, आठवां नीचे, 9 ऊपर, 10वां ऊपर। क्या समझ आया? हाँ जी सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो, अभी तुम्हें क्लियर हो गए। ये ऐसे अगर भरना आ गया है तो तुम्हें क्लियर हो गई चीजें। इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे एक्सेप्शन तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे कंसेप्ट और हैं कि वीक फील्ड लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड जो है कब स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग कब वीक हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे एमोनिया, नाइट्रोजन है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आयरन 2+ के साथ, Mn2+ के साथ और Cr2+ के साथ, इन सब के साथ वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। क्यों करता है? सारी रीजन है इसके। लेकिन ये एक क्वेश्चन कर लेना ढंग से। सबसे पहले क्या चेक करोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले चेक करना कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 4 है तो आंसर sp3 या dsp2 आना है। 6 है तो sp3d2 या d2sp3 आना है। 5 है तो sp3d आना है। 6 है तो sp3d2 या d2sp3 आना है। ये सारा कोऑर्डिनेशन नंबर का खेल है पूरा। वो आ गया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ये पता लग गया तो आंसर मिल गया। समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर। सर जैसे एक तुम्हें चाहो तो निकाल लो एक। मान लो ये दे दिया तुम्हें, ये निकालोगे, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, और एक और ले लेना PtCl4 2 नेगेटिव। डायरेक्ट देखते बता सकते हो आंसर। चित्रांश डायरेक्ट बता देगा आंसर। यस। चलो ये कर लेना खुद, हाँ ये खुद कर लेना, आंसर कर जाएगा डायरेक्ट। लीगेंड 4 है, खुद सोचो क्या आएगा।